जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है जी आपके स्टूडेंट्स। कल हमने अपनी ओरिएंटेशन क्लास की थी और उसके अंदर हमने देखा था कि हमारा जो सब्जेक्ट है एफएम का, उसके अंदर हमने क्या क्या लर्न करना है और कैसे हमने इस पेपर को पास करना है। आज हम अपनी डिस्कशन का जो आगाज करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट के अंदर हमने लर्न क्या करना है और उस सब्जेक्ट का जो नाम है उसका मतलब क्या बनता है। तो ये जो पहला जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है और कैसे की जाती है और इससे रिलेटेड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होंगे। तो शुरू करते हैं जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखते हैं कि जी वो कहते हैं जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बी कंसिडर्ड एज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे या क्या क्या कंसीडर किया जाएगा। वो कहता है द मैनेजमेंट ऑफ ऑल मैटर्स एसोसिएटेड विद द कैश फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सो सिंपली स्टूडेंट्स, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हर वो मैटर जिसका इंपैक्ट आपकी कैश फ्लोज पे आएगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो, उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स, द मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लोज, द मैनेजमेंट ऑफ मनी मैटर्स, द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज करने के लिए हम टेक्निक्स यूज करेंगे या हम मेथडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल इज दैट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मींस के मनी मैटर्स, मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ द मनी मैटर्स, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर हम फर्दर देखें तो स्टूडेंट्स, तीन एरियाज जो है इसका फोकस पॉइंट होगा, तीन एरियाज फोकस पॉइंट होंगे जिसमें हम तीन तरह के फैसले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हैं या करेंगे। जो पहला फैसला होगा, जो पहला डिसीजन होगा, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब चूंकि हम मनी मैटर्स के साथ डील कर रहे हैं, हम अपनी कैश फ्लोज को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, हम अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करने की बात कर रहे हैं बिजनेस के, या हम बात कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उससे बेहतर से बेहतरीन फायदा उठाया जाए, उसको बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल में लाया जाए। तो उसके लिए हमें तीन फैसले करने पड़ते हैं या तीन डिसीजंस करने पड़ते हैं जो आपस में भी कई दफा रिलेट करते हैं। जो पहला डिसीजन है वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से क्या मुराद है कि स्टूडेंट्स हम इस फैसले को करते हुए ये देखते हैं कि हम कहां पे अपनी सेविंग्स को या कहां पे हम अपने प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट करें। वो कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे, वो कौन से एसेट्स होंगे, वो कौन से बिजनेसेस होंगे, वो कौन सी आपकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगी जहां पे हम अपने सरमाए को या हम अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करेंगे, और कितना इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज नोन एज टू बी द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दूसरा जो डिसीजन है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेट करता है, यह कहलाता है फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन से क्या मुराद है, व्हाट फंड्स टू रेज, फंड्स बिजनेस के लिए कौन कौन से हम रेज करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारे लिए दो सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं बिजनेस के लिए। अगर आपने बिजनेस के लिए पैसा रेज करना है, एक फॉर्म है डेट और दूसरी फॉर्म है इक्विटी। आप उधार लेके भी बिजनेस को चला सकते हैं और आप अपने पैसे से भी बिजनेस को चला सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस
रेस करना है तो वो कौन से मीडियम से आप रेस करेंगे या कौन से सोर्सेज से बिजनेस के लिए फाइनेंस रेस करेंगे, ऐसे फैसलों को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस। ये ऐसे ही है कि अगर आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो घर की कंस्ट्रक्शन के लिए एक तो आप अपना पैसा लगाएंगे, अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करेंगे उस प्रोजेक्ट में, उस डिसीजन के लिए, और साथ साथ अगर आपको कुछ पैसे उधार लेने पड़ते हैं तो कुछ डेट भी आप यूज करेंगे, कुछ मनी बोरो भी करेंगे ताकि आप उसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर सकें। तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैसला है वो कहलाता है फाइनेंसिंग डिसीजंस, और ये भी आपका फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट कहां पे करूं और पैसा कहां से रेस करूं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैसला, तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो कहलाता है एलोकेशन ऑफ द कैश फंड्स टू द शेयर होल्डर्स, दैट मींस डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजन से क्या मुराद है कि भाई अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया या आपके लिए कैश सरप्लसेस आए या आपके लिए कुछ सरप्लस सेविंग्स हो गई या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आ गए, तो उसमें से आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने शेयर होल्डर्स को ताकि वो खुश रहें और आपके बिजनेस में फर्दर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए। अब वो जो डिविडेंड डिसीजंस है इसमें हम क्या देखते हैं कि कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कब करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना बिजनेस में रिटेन करेंगे। सो ये कहलाता है डिविडेंड डिसीजंस। तो हमारा जो सिलेबस है मेजरली 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं इसमें हम लर्न करेंगे कि ये कैसे हम डिसीजंस ले सकते हैं। बहुत सारे हमारे चैप्टर्स, बहुत सारे टॉपिक्स हमारे इन 3 डिसीजंस के इर्द गिर्द घूमेंगे हमारे पेपर एफएम के सिलेबस के अंदर। अब हम इन 3 डिसीजंस को स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिलेट करने जा रहे हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं, और हम देखते हैं कि वो कौन से एरियाज हैं बैलेंस शीट के अंदर जो हमें हेल्प करेंगे, वो कौन से आपकी पोजीशंस हैं आपके फाइनेंशियल अफेयर्स की जो हमें हेल्प करेंगी इन 3 डिसीजंस को लेने के लिए, उसको हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टूडेंट्स, यहां पे जो आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी गई है या बैलेंस शीट दी गई है, इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट अगर आप देखें तो वो सेम नहीं है। जैसे कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, हम जब एक नॉर्मल बैलेंस शीट या फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं तो हमारे पास एसेट्स होते हैं जिसमें आपके नॉन करंट एसेट्स और उसके बाद करंट एसेट्स, और इसी तरह हमारे पास जो लायबिलिटीज होती हैं करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज में हम उसको कैटेगराइज कर रहे होते हैं। उसके बाद इक्विटी का पोर्शन आता है और फिर हम देखते हैं कि हमारे एसेट्स आर इक्वल टू द इक्विटी और द लायबिलिटीज और नॉट। तो यहां पे हम सबसे पहले अगर बात करें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की, तो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए जो इंफॉर्मेशन देखेंगे या हम जो डेटा इकट्ठा करेंगे वो होगा फिक्स एसेट्स के बारे में। या ये फिक्स एसेट जो है ये हमें बताते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की, या कितने नए प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदी, क्या एडिशंस किए, क्या डिलीशंस किए। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे जो नॉन करंट एसेट्स हैं उसकी बुक वैल्यू क्या बनती है, उसकी आपकी हिस्टोरिकल वैल्यू क्या बनती है, या उसकी कैरिंग वैल्यू क्या बनती है। तो दैट इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ द फिक्स एसेट और द नॉन करंट एसेट्स। अब जब आप कोई मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो स्टूडेंट्स उसका जो इंपैक्ट आएगा वो आएगा आपका इन द फॉर्म ऑफ नॉन करंट एसेट्स। आप उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहां पे नॉन करंट एसेट के तौर पे शो करेंगे। तो ये जो फैसला है नॉन करंट एसेट से रिलेटेड या कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। वो यहां से हमें पता चलेगा कि जो हमने डिसीजंस लिए उसका इंपैक्ट हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या आया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके सामने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो है वो दी गई हैं। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स जो आप विद इन अ ईयर कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश,
and current liabilities are the obligations which you will settle in the year time. अब ये करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी स्टूडेंट्स, जब आप इन दोनों का फर्क लेते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये बेसिकली हमें बताती है कि बिजनेस की लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है, या हम बिजनेस में करंट एसेट्स को कैसे डील कर रहे हैं और करंट लाइबिलिटीज को क्या डील करते हैं, कैसे डील करते हैं, और उसके बाद हमारे पास बिजनेस में कैश की क्या पोजीशन रहती है और हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स में हम रिसीवेबल्स को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपने इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं, अपने कैश को कैसे मैनेज करते हैं, और आप करंट लाइबिलिटीज में पेबल्स को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, इन अदर वर्ड्स, वी आर गोइंग टू डील विद द payables, receivables, inventory and cash। जब हम इन दोनों का फर्क लेते हैं स्टूडेंट, इसको हम नेट करंट एसेट्स भी बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस के हवाले से बात करते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजंस में हम क्या सीखेंगे। फाइनेंशियल डिसीजंस में, फाइनेंसिंग डिसीजंस में हम देखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स क्या रहे, जैसे कि हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट क्या है और इक्विटी सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। जब हम डेट और इक्विटी जो है उसको एनालाइज कर रहे हैं, सो दैट विल हेल्प अस इन टेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजंस फॉर द बिजनेस। अब इसके अंदर जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इक्विटी की जो पोजीशन है, इसमें हम क्या करते हैं, डिविडेंड्स को भी माइनस करके इक्विटी का पार्ट बना रहे होते हैं। यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो रिटेन्ड प्रॉफिट्स होता है, जो रिटेन अर्निंग्स होती हैं, दैट इज अल्टीमेटली रिफ्लेक्टेड इन द इक्विटी पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें 3 इंपॉर्टेंट फैसले जो हमने करने हैं, उसके लिए हमें अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, वुड इट नॉट गोइंग टू हेल्प अस स्टूडेंट्स? डेफिनेटली उसकी जो फिगर है, अल्टीमेटली जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, वो भी तो आपका इक्विटी का पार्ट ही तो बनता है। तो वहां पे भी तो हम इक्विटी में ही इसको चार्ज करेंगे, प्रॉफिट्स को, उसको कैरी करेंगे। तो लिहाजा उसी में से तो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल निकलेगा कि कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कितना प्रॉफिट रिटेन करते हैं। सो वी आर अज्यूमिंग दैट इज, वी आर कंसीडरिंग हियर कि यार वो जो इक्विटी है उसी के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस के जो अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी रिफ्लेक्ट किस में हो रही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जब हम सीखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करना है, हमने मनी मैटर्स को डील करना है, हमने कैश फ्लोज को मैनेज करना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो। तो उसके लिए हमें जब कोई भी फाइनेंशियल मैटर्स को डील करना है तो उसके लिए हमें कुछ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। हमारे गोल्स, हमारे टारगेट्स क्लियर होंगे तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे अंदाज में कर सकेंगे। जैसे कि स्टूडेंट कोई भी काम करने से पहले हमें अपने गोल्स, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए भी हमारे सामने कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल होगा या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होगा, तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो हैं, हमने बड़ी दफा सीखा अपनी पिछली स्टडीज के अंदर, एसीसीए के बहुत सारे पेपर्स में हमने ये लर्न किया कि जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसी भी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। अब स्टूडेंट्स यहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये कहते हैं कि द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट ओनली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता।
कि हम ये कहें कि यार सिर्फ हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। हमने यही पढ़ा ना बार बार के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ही जुड़ा है। यहां पे हम कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। अब वजह क्या है कि इसको हम क्यों मेन ऑब्जेक्टिव नहीं कह रहे, उसकी कुछ रीजंस हैं। रीजंस ये हैं, जो पहला रीजन यहां पे है वो ये है कि देखें स्टूडेंट्स, जो बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो आपके ऑनर्स की तरफ से आ रही है, इन्वेस्टर्स की तरफ से आ रही है। तो लिहाजा जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके जहन में क्या चीज चलती है, इन्वेस्टर्स देख रहे होते हैं फ्यूचर आउटलुक ऑफ द बिजनेस। इन्वेस्टर्स बिजनेस को देख रहे होते हैं कि फ्यूचर में वो बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा, फ्यूचर में बिजनेस की क्या पोजीशन होगी, फ्यूचर में बिजनेस के क्या फाइनेंशियल अफेयर्स होंगे। सो इन अदर वर्ड्स, फ्यूचर में बिजनेस हमें कितना प्रॉफिट देगा, फ्यूचर में हमें बिजनेस कितना कैश फ्लो जनरेट करके देगा। तो इन्वेस्टर्स आर मोर टुवर्ड्स द फ्यूचर, दे आर फ्यूचर ओरिएंटेड। आप आज अपने इन्वेस्टर को कहें कि आपके बिजनेस में आज आप कहें किसी भी इन्वेस्टर को कि आपके बिजनेस में पैसा लगाए, तो वो सबसे पहले ये सवाल करेगा कि भाई मुझे फ्यूचर में क्या प्रॉफिट दोगे, मुझे फ्यूचर में क्या रिटर्न्स ऑफर करोगे, मुझे क्या सिक्योरिटी दोगे मेरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन द फ्यूचर। तो दैट मीन्स कि दे आर कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस एंड द फ्यूचर अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। तो लिहाजा दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसको हमें देखना है। अब बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। स्टूडेंट, जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम पास्ट परफॉर्मेंस की बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि पिछले एक साल में बिजनेस ने क्या किया, उसके उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम हिस्टोरिकल रिजल्ट्स के ऊपर बेस करते हैं, हम पास्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर है ही इज डिमांडिंग अस अबाउट द फ्यूचर। सेकेंड इश्यू इज के इन्वेस्टर्स केयर अबाउट द डिविडेंड। इन्वेस्टर्स कंसर्न्ड होते हैं कि भाई आप उन्हें कितना रिटर्न ऑफर करेंगे। किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिटर्न उसको कितना मिल रहा है और कब कब मिल रहा है। क्या वो रिटर्न टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है, क्या वो रिटर्न ग्रो करेगा फ्यूचर में या सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी बहुत कंसर्न्ड होते हैं, किसके लिए कंसर्न्ड होते हैं, अबाउट देयर डिविडेंड पेमेंट्स। तीसरा जो रीजन है वो है इन्वेस्टर्स केयर अबाउट फाइनेंसिंग प्लान्स। इन्वेस्टर्स जो है वो ये भी कंसर्न्ड होते हैं कि भाई आपने अपने बिजनेस को फाइनेंस कैसे किया हुआ है, आपका ऑलरेडी बिजनेस में कितना डेट है, कितनी ऑब्लिगेशंस खड़ी हुई हैं, आपने बिजनेस में अपना कितना सरमाया लगाया हुआ है। तो दे आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर फाइनेंसिंग प्लान्स ऑफ द बिजनेस। जहां पे इन्वेस्टर्स को लगेगा कि यार रिस्क बढ़ रहा है, आपका बिजनेस प्लान कर रहे हैं और लोन्स को लेने के लिए या और फाइनेंसिंग करने के लिए, तो लिहाजा वहां पे रिस्कीनेस आएगी इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दे विल हेजिटेट टू पुट द मनी इनटू योर बिजनेस बिकॉज बिजनेस के पास ऑलरेडी गियरिंग हाई है, बिजनेस के पास ऑलरेडी डेट का लेवल इन प्रोपोर्शन टू द इक्विटी इज हायर। तो लिहाजा कंपनी इन्वेस्टर्स ये जरूर देखेंगे कि भाई आपके फ्यूचर के फाइनेंशियल प्लान्स क्या हैं, फाइनेंसिंग प्लान्स क्या हैं। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क मैनेजमेंट का। इन्वेस्टर्स केयर अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट, कि आप उनके रिस्क को कैसे मिटिगेट कर रहे हैं या कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब रिस्क क्या होता है, दैट इज व्हाटएवर इट इज गोइंग अगेंस्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। जैसे कि इन्वेस्टर चाहेंगे कि भाई उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटैक्ट रहे, उनका पैसा डूबे ना, उसके ऊपर कोई रिस्क ना हो।
उसके चांसेस ऑफ लूजिंग जो है वो ना हो, ठीक है। तो लिहाजा बिजनेस जो है इन्वेस्टर के लिए कैसे रिस्क मैनेज करेगा, और डेफिनेटली जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो इन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए दे विल बी कंसर्न्ड अबाउट एंड दे विल sometime not be putting the money into your business, and they will not bring the investment into your business because of these concerns. अब इसके लिए स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं, चूंकि यहां पे हमने बार बार जो बात की वो हमने इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, या हमने शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, या वो लोग जो सरमायादार हैं आपके बिजनेस के अंदर, हमने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। तो लिहाजा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें तो उनके इन एरियाज को जरूर फोकस करें। इन अदर वर्ड्स, हम अपने शेयर होल्डर्स को एज अ स्टेक होल्डर प्रॉपर मैनेज करें, या हम वी ट्राई टू फुलफिल देयर नीड्स एंड ट्राई टू कीप देम सेटिस्फाइड। अगर हम अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो दे विल नॉट ब्रिंग द मनी इन द बिजनेस, or they will not bring the capital in the business. अब यहां पे considering all these four factors हम ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए अब प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस के लिए जो बेहतर ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ, कि हम अपने शेयर होल्डर्स की जितनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो हम करें। अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक तो उनको रिटर्न ज्यादा दिया जाए, अगर हम उन्हें रिटर्न बढ़ा के देंगे तो दे विल बी हैप्पी, दे विल बी सेटिस्फाइड एंड दे विल ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट इनटू योर बिजनेस। दूसरे नंबर पे जब हम शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं तो उनके लिए हमें रिस्क को भी कम से कम करना है, रिस्क को भी मैनेज करना है, रिस्क को भी एलिमिनेट करना है। उसके साथ साथ हमने जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसको भी ग्रो करवाना है, यानी कि उनके जो शेयर प्राइसेस हैं दैट शुड आल्सो बी इंक्रीज्ड। अब यहां पे हमारे पास इसको मेजर करने के लिए, शेयर होल्डर वेल्थ को मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम एक मेजर कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम है टोटल शेयर होल्डर रिटर्न। टोटल शेयर होल्डर रिटर्न जो है वो कहता है कि जी इट इज द डिविडेंड पर शेयर प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय द इनिशियल शेयर प्राइस। ये हमें बताता है कि पर शेयर हम अपने शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न ऑफर करते हैं। सो इन अदर वर्ड्स ये एक इंडिकेशन है, ये आपका एक केपीआई है जिसके थ्रू हम ये मेजर कर रहे हैं कि भाई क्या हम अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न पर शेयर कितना ऑफर करेंगे। अब दो चीजें यहां पे हैं, डिविडेंड और कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल अगर आज एक शेयर होल्डर का शेयर जो है वो 10 रुपए का है और कल वो 15 का हो जाता है, तो इट मींस कि उसका कैपिटल गेन आया 5 रुपए का। और दूसरे नंबर पे रिटर्न जो हम ऑफर करेंगे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो पर शेयर रिटर्न इज टेलिंग अस कि हमारी क्या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रही है या उनके लिए हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया। तो स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तो उससे ये फायदा होगा कि हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं सेटिस्फाइड रहेंगे और they are the real owner of the business, they are the real investors of in the business. So if they are not happy, तो लिहाजा क्या होगा कि they will take their investment out of our business and they will invest elsewhere. तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो भी आपने डिसीजन लेने हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो और ऑब्वियसली डिविडेंड डिसीजंस हो, सो यू हैव टू कंसीडर द शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू और उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको सामने रखते हुए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है। तो आज के लिए हम यहीं पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। कल इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स हम अपना एक पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है CIA कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। राइट जी, थैंक यू वेरी मच।